हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस की सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू कंप्लायंस टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी। मैं हूं असरार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, and I am also the founder of Future Capital. By the Future Capital, we are providing multiple services like consulting, accounting, income tax, TDS, GST, and other 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner or accountant. So friends, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन या अकाउंटिंग में देखना चाहते हैं या आप टैक्स में प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए जो फॉर्म एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ सैलरी वो कौन सा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसकी ड्यू डेट क्या होती है रिटर्न फाइलिंग की, और अगर रिटर्न फाइल हम लोग डिले कर देते हैं तो उसके लिए हमें क्या पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। बाद में मैंने आपको बताया कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत क्यों होती है। इतना ही नहीं, उस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे से टीडीएस रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर्स। बाद में अगर आपको टीडीएस को डिटेल में लर्निंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग आज बात करने वाले हैं टीडीएस सर्टिफिकेट के ताल्लुक से, जिसे फॉर्म 16 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस कंप्लायंस की लीगल फी क्या होती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस कंप्लायंस करने के लिए जो लीगल फी होती है वो कौन पे करेगा। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे पे करने की या एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे पे करने की। बाद में हम लोग देखेंगे कि टीडीएस का डिडक्शन अगर हमारा ज्यादा हो गया तो उससे हमें कैसे रिफंड लेना है। बाद में आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको टीडीएस को डिटेल में लर्निंग करना है तो मैं बताऊंगा आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक के तरफ में है, जो है फॉर्म 16, जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। टीडीएस सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, एक सैलरी सर्टिफिकेट होता है जो कि एक एम्प्लॉयर इशू करता है अपने एम्प्लॉय को, और उसको एम्प्लॉयर को 15 ऑफ नेक्स्ट ईयर के पहले इशू करना होता है, और ये सर्टिफिकेट एनुअली इशू किया जाता है। मैं आपको अभी एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई मिस्टर रमेश है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, एक कंपनी भी हो सकती है, एक स्कूल भी हो सकती है, एक कॉलेज भी हो सकती है। अब मिस्टर रमेश मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक इन्होंने यहाँ पे काम किया। अभी 1 ईयर के लिए इनका जो एम्प्लॉयर है इनको एक सर्टिफिकेट देगा जिसे फॉर्म 16 के नाम से जाना जाएगा, और इसको टीडीएस सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर सारा डिस्क्रिप्शन होता है कि इनकी सैलरी कितना थी, इनका डिडक्शन क्या क्या हुआ, इनकी सैलरी में से इनकम टैक्स कितना डिडक्शन हुआ, इनको ट्रैवलिंग अलाउंस कितना दिया जाता है, इनको हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया जाता है। ये सारी चीज़ों का उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन किया हुआ रहता है। अब ये सर्टिफिकेट जैसे ही 31 मार्च एंड होता है उसके बाद से लेकर के 15 जून तक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को इशू करे, और अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। समटाइम व्हाट हैपन कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि एम्प्लॉय अपना सैलरी का स्टेटमेंट एम्प्लॉयर से लेता है और अपना टैक्स कंसल्टेंट के पास में जाता है। टैक्स कंसल्टेंट उसको फॉर्म 16 बना करके देता है, बाद में एम्प्लॉय जा करके अपने कॉलेज में देता है या स्कूल में दे करके वहां से स्टैम्प करवा के लेता है। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम पूरा गलत है। फॉर्म 16 कभी भी ट्रेस के फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये इश्यू करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की है, ना कि एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का कोई हक नहीं बनता है कि वो जाकर के कहीं से फॉर्म 16 बनवा करके लेके आए और एम्प्लॉयर को दे और एम्प्लॉयर उसको स्टैम्प करके देवे। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को साल एंड होने के बाद 15 जून के पहले उसको फॉर्म 16 इशू करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में दूसरा सवाल ये आता है कि इसको कंप्लायंस करने की, मतलब जो टीडीएस सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके लिए हमको क्या फी पे करना होगा। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपकी स्कूल है जिसका नाम है एबीसी, जहाँ पे 10 टीचर है। टीडीएस कंप्लायंस की जो फी होती है वो 500 से लेकर के 1500 के बीच में होती है, कुछ कम या ज़्यादा भी लोग लेते हैं। तो ये जो फी है ये पर टीचर लिया जाता है या पर पर्सन लिया जाता है। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 500, तो लीगल फी हो जाती है 5000 रुपीज़ पर ईयर। और अगर आपके कंसल्टेंट 1000 रुपीज़ लेते हैं तो ये हो जाती है 10,000 रुपीज़। तो डिपेंड करता है, कोई कम लेता है कोई ज़्यादा लेता है।
अब इसके बाद में सवाल आता है कि जो लीगल फी है, जो मैंने आपको बताया 500 से लेके 1500 के बीच में, ये लीगल फी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो ये लीगल फी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट एम्प्लॉयर की होती है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की होती है जहां पे लोग काम कर रहे हैं, ना कि एम्प्लॉय की होती है कि वो अपनी सैलरी में से उसको पे करे। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीगल फी पे करे और लीगली सारी कंप्लायंस करे टीडीएस की, और लीगली टीडीएस का सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉय को इश्यू करके दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके बाद में एक सवाल आता है टीडीएस सिस्टम इंप्लीमेंट करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीडीएस सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और वो प्रॉब्लम्स का आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस बता करके उसको इम्प्लीमेंट करके देंगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि टीडीएस अगर हमारा ज़्यादा डिडक्शन हो गया हो तो उसको हमें कैसे रिफंड लेना होता है। ज़्यादा डिडक्शन उस वक्त होना पॉसिबल है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिसकी वजह से आपका टैक्स का बेनिफिट, यानी आपका टैक्स बच सकता था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपने टाइम लिमिट के अंदर अपने एम्प्लॉयर को प्रोड्यूस नहीं कर सका, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो गया। तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में वो जो भी टीडीएस आपका ज़्यादा डिडक्शन हो गया है उसे आप क्लेम करके रिफंड ले सकते हैं। इनकेस अगर आपको टीडीएस आपका ज़्यादा डिडक्शन हो गया है और आपको रिफंड लेने में कोई दुश्वारी आ रही है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगी और आपको रिफंड करवा करके दे देंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर्स के तरफ में। तो टीडीएस से रिलेटेड मैंने जो भी पूरी सीरीज अब तक बनाई है, इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो नहीं समझ में आई हो या इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए आपके क्वेश्चंस। हमारी टीम आपको डेफिनेटली उसका आंसर्स करेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि टीडीएस से रिलेटेड और भी कोई ऐसी चीज़ है जो छूट गई है जो आप समझना चाहते हैं तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से टीडीएस को सीख सको। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप टीडीएस को पूरा डिटेल में सीखना चाहते हो, जैसे कि टीडीएस क्या है, कौन कौन सी पेमेंट पे एप्लीकेबल होता है, इसके बाद पेन और 10 का क्या प्रोसेस होता है, टीडीएस जो रिटर्न फाइल जहाँ से किया जाता है जिसे ट्रेस कहते हैं, ट्रेस का इंटरफेस कैसा है, कहाँ पे कौन सा आइटम रखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसकी पेमेंट की ड्यू डेट्स क्या होती है, ड्यू डेट्स के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया तो हमें क्या दुश्वारियाँ आ सकती है, पेमेंट ऑनलाइन करना होता है या ऑफलाइन करना होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद में उसको रेक्टिफाई किस तरीके से किया जाता है, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप टीडीएस से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है। मैं आपको टाइम टू टाइम अभी अपडेट देने वाला हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ के थ्रू। बाद में मैं आपको बताऊँगा साथ ही साथ जीएसटी, उसके बाद में अकाउंटिंग। इतना ही नहीं, हम लोग सीखेंगे टैली एंड एक्सेल्स के बारे में भी और कुछ प्रोसेस जो हर जगह यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में लोन एंड फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें आपको सीरीज बाय सीरीज आपको बताते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख तो लिया बट आपको इससे रिलेटेड आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, मतलब आपको एक क्लाइंट से दो क्लाइंट से चार से 8 आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्लाइंट कैसे बनाना है, उसके लिए बिजनेस एथिक्स आपको समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप उससे हमारे से कनेक्ट हो जाइए और टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड फाइनली थैंक यू, वी विल बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेशन।